कुछ व्हाट्सएप पे आपने वीडियोस देखे होंगे कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बहुत ओल्ड हैं, बिल्कुल फ्रेल हैं, बीमार हैं, पर जब उन्होंने अपने मन का गाना सुना तो उनके अंदर एक जोशे जुनून आ गया और वो खड़े हो गए। सभी इस बात को जानते हैं कि हम होलिस्टिक हेल्थ और आयुष की बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम एलोपैथी से हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बचपन से ही कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जो स्वरूप रात दिन में देखती थी वो था नेचुरोपैथी, कुछ हकीम जी की दवाइयाँ और होम्योपैथी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे ये पता चला कि जो भी मेरे आसपास है वो सब थेरेपी है। कहने का तात्पर्य ये कि चाहे वो कण कण में आवाज है, चिड़ियों की आवाज है, चहचहाहट की, हवा की सरसराहट है, बूंदाबांदी है, टिप टिप है, ये भी एक साउंड थेरेपी है। अगर हम ओम चैंट करते हैं तो फिजिक्स के हिसाब से चले तो जो फ्रीक्वेंसी ओम बोलने पे अ उ ओम करके निकलती है, शायद वही फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में मिलती है। इसीलिए मेडिटेटिव साउंड्स, भले ही वो बुद्धिज्म में टोंग बजा रहे हैं या हम व्हील्स को घुमा रहे हैं, चाहे हम भजन करते हुए आवाज निकाल रहे हैं, शंख कर रहे हैं, इन सबकी जो नाद है, जिसको हम नाद बोलते हैं, ध्वनि है, वही फ्रीक्वेंसी है और वो सारी फ्रीक्वेंसीज थेरेप्यूटिक होती हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे काम करेगी इस पे डिपेंड करता है। एनर्जीज की बात करते हैं तो एनर्जीज में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी तो मेरे कथन में भी है ना, मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, मैं कितनी पॉजिटिवली बोल रही हूँ, मैं खुद ही कितने पे यकीन कर रही हूँ, इसके पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स यानी कि दिमाग, साइकोलॉजी, सोमैटिक यानी शरीर, 80% जो डिसऑर्डर्स हैं हमारे वो दिमाग से उपज शुरू होती है। चाहे वो स्ट्रेस बेस्ड हो, चाहे वो थॉट बेस्ड हो, चाहे वो माइंड बेस्ड हो, चाहे वो सबकॉन्शियस हो। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, हालांकि मैं तो एलोपैथी से हूं और मैं वेस्टर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस करती हूँ, मैं सर्जन हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ कि 80% जो यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हमारे शुरुआती डिसऑर्डर्स के कारण बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कैम्प थेरेपी है क्या? जो भी जिस भी वक्त समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित मेडिसिन आयुर्विज्ञान की जो फील्ड है उसके अलहदा जितनी और थेरेपीज हैं, भले ही वो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, भले ही वो न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो, उन सबको कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं। इंटीग्रेट करना ये शब्द तो हमने सीख लिया, प्रैक्टिकलिटी में न चाहते हुए भी हमने सब इंटीग्रेट ही कर रखा है। जैसे हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर से पॉजिटिव हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन्स, मूड हार्मोन्स निकलते हैं, वो एक्सरसाइज, भले ही वो एक्सरसाइज प्राणायाम की तरह हो, अनुलोम विलोम हो, कपालभाति हो, रेस्पिरेशन हो, ब्रीदिंग हो, वो जो साउंड थेरेपी है, ब्रेथ थेरेपी है, एनर्जी थेरेपी है, वो सबका कॉम्बिनेशन है। आप स्कूल के करिकुलम्स में कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को सामने तो नहीं रखा गया है, पर अब जैसे फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम है उसके अंदर योग को डाल दिया गया है और योग के अंदर से सारी थेरेपीज बताई जा रही है। हमेशा से सुनते थे कि बड़े सारे थेरेपीज होते हैं, उसमें से कुछ थेरेपीज ग्रीन थेरेपी निकली। ग्रीन थेरेपी यानी दवा खाने की जरूरत ही नहीं। अभी प्रश्न पूछा जा रहा था कि हम कहाँ जाएं किस थेरेपी के लिए। हर थेरेपी के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं, उसमें से एक है म्यूजिक थेरेपी। जब हम एनर्जी थेरेपीज, रेकी की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं, वो भी तो ग्रीन मेडिसिन है। यहाँ तक कि जब हम बॉडी मैनेजमेंट, मैनिपुलेटिव थेरेपी, टच थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, विजुअलाइजेशन थेरेपी, इमेजरी की बात करते हैं, वो सारे के सारे आपकी
कैम्प थेरेपीज के अंदर ग्रीन मेडिसिन है। अब संगीत को कैसे जोड़ा मैंने? म्यूजिक थेरेपी पे काम करने की वजह से मुझे लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, जो इंडिया की फर्स्ट वीडियो बुक है, उसके तहत हेल्थ रिकॉर्ड से नवाजित किया गया। मेरे पे बायोग्राफिक मूवी भी बनी फॉर माय कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक थेरेपी। पर ये हुआ कैसे, मुझे भी नहीं मालूम था। कोविड हुआ, एक फोन आया कि आप तो डॉक्टर हो। मैंने कहा हाँ जी। आप स्ट्रेस पे बात करिए। मैंने स्ट्रेस, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइकाइट्रिस्ट नहीं, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, सर्जन हूँ, कुछ काटना वाटना है तो मुझे बताओ, कहीं कैंप वैम्प करना है। बोले नहीं नहीं, आप स्ट्रेस पे बात करिए। मैंने अपने अंतर्मन में झांका, स्ट्रेस तो मुझे भी है, स्ट्रेस तो हर बंदे को था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले तो कोविड की रियलिटी को थ्रैश आउट करती और उसके बाद समझती हूँ कि क्या सही है क्या नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेस के सेल्फ हेल्प टिप्स के बारे में बात करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि बुद्धिज्म के अंदर एक माइंडफुलनेस करके एक टॉपिक है जो आज कैम्प थेरेपी, ऑल्टरनेटिव होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर इनकॉर्पोरेट करा है, मैं भी जानूं। मैंने सर्टिफिकेशन भी कर रखी थी, उसके 8 टेनेट्स के जो ज्ञान देते हैं गुरु दक्षिणा, वो भी मुझे मिली हुई थी। तो मैंने माइंडफुलनेस, स्ट्रेस के सेल्फ हेल्प टिप्स, म्यूजिक थेरेपी एंड रियल हार्ड फैक्ट्स को जोड़ के जो काम किया उसके लिए मैं पुरस्कृत हुई। पर आखिर मैंने काम किया क्या? कहते हैं, और ये मैं होलिस्टिक के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा हेल्थ इज फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, फिर उसने कहा हेल्थ इज फिजिकल मेंटल, फिर उसने कहा हेल्थ इज फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, फिर हमने बात करनी शुरू करी वेलनेस शब्द की, वेलनेस, एम आई वेल। फिर सवाल ये आया कि इलनेस, डिजीज, डिसऑर्डर और डिफॉर्मिटी, ये 4 शब्द क्या हैं? मैं बीमार हूं इसलिए इल हूं, डिजीज है तो मैं एट अनईज हूं, डिसऑर्डर है तो मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, डिफॉर्मिटी तो हम समझते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ अंगों में या किसी और सेंसेस में। पर अगर इन सबको इनकॉर्पोरेट करके वेलनेस के 5 पिलर्स, जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल है, उसके अंदर 2 पिलर और डाल दिए, इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की बात करनी शुरू करी। फिर उन्होंने 2 और पिलर डाल दिए, उन्होंने कहा एनवायरमेंटल वेलबींग एंड ऑक्यूपेशनल वेलबींग। तो होलिस्टिक हेल्थ में आज 8 पिलर इनकम्पैस हुए हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए जब मैंने ये स्ट्रेस और वेलबींग के लेक्चर स्टार्ट करे, तो एक बचपन में एक पाकिस्तानी प्ले में किसी ने एक नज्म बोली थी, मुश्किल नहीं है, मैं रोज यहां से गुजरता हूं कौन देखता है, मैं कल जो ना यहां से गुजरूंगा कौन देखेगा। आप इसको पर्सपेक्टिव से देखिए कि ये मेंटली कितना इफेक्ट करता है कि आज मैं जिंदा हूं कल मैं नहीं हूंगा। ये कोविड का इंपैक्ट था। फिर एक छोटी सी पोएम थी, एन ऑर्डिनरी डे, उसमें 2 पंक्तियां थी जो हमेशा मेरे दिमाग में घर कर गई। आई टुक माई माइंड फॉर अ वॉक और माई माइंड टुक मी फॉर अ वॉक। मैंने अपने दिमाग को बोला चल सैर पे चलते, या मेरे दिमाग ने मेरे शरीर को बोला चल सैर पे चलते। I took my mind for a walk or my mind took me for a walk, whichever was the better of it. मतलब जो भी उसमें से बेहतर था, गई तो ना मैं वॉक पे। जब मैंने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करी तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा आपका माइंड, आपकी सबकॉन्शियस सबसे ऊपर है, और इसी चीजों के इंटरप्ले के साथ एक बात आई कि आप पानी में देख रहे हैं, एक डक है, एक डक उसमें तैर रही है, या पानी के जो वेव्स हैं वो उस डक को मूव करा रहे हैं। ये आपके देखने का नजरिया है। इन्हीं चीजों के साथ जब हमने मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव को होलिस्टिक के साथ जोड़ा तो हमने ये भी अंडरस्टैंड करा कि ये माइंडफुलनेस थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये माइंडफुलनेस है। बुद्धिज्म का एक छोटा सा टेनेट है जो कि थिक नथ हान, जो जेन मास्टर है जिन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था, उनका पूरा थ्योरी है। आपको पता है आज होलिस्टिक हेल्थ में हम आयुष के सिर्फ आयुर्वेदा, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के बारे में बात नहीं कर रहे, आज माइंडफुलनेस भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई है। तो जब मैंने म्यूजिक थेरेपी के बारे में पढ़ना शुरू करा
तो जो पहला मेरे संगीत विशारद के जो किताब का पन्ना था, उसने कहा कि संगीत क्या है। तो मैं सोची थी संगीत गाना होता है। तो पहला पन्ने में उसने कहा संगीत मिश्रण है 3 तत्वों का, गायन, वाद्य और नृत्य। फिर उसने अगली बात बोली, हम जब गिटार लेके बैठते हैं तो लोग बोलते हैं ना, क्या कॉर्ड है, क्या पिच है, क्या फ्रीक्वेंसी, बताओ। अब ये कॉर्ड, पिच, फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 सुर है, हमें भी पता है, सारे गामा पा धा नी। हमें ये भी पता है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल और जो कर्नाटिक है उसके सारे गामा पा धा नी के नी अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। कर करा के हमने 7 नहीं 12 फ्रीक्वेंसी डेवलप करी, जिसमें कोमल और तीव्र भी आए। वो फ्रीक्वेंसीज जो है, वो फ्रीक्वेंसी साउंड्स है जो हमने एस्टैब्लिश करी है। कहने को तो 1000 है, पर हमने जो एस्टैब्लिश करी है, जब हम उन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर गौर करते हैं, यानी कि एक ही सुर को सुन रहे हैं या कुछ मिश्रण, जिसको हम लोगों ने मॉडर्न राग के अंदर पकड़ बोला है, या वादी संवादी शब्द बोले, स्वर बोले हैं, मतलब जो स्वर हम बार बार मैक्सिमम प्ले कर रहे हैं और संवादी जो हम सेकंड मैक्सिमम प्ले कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या करा कि हमने उन पकड़ में जो बॉक्सा स्वर होते हैं जो कि एक राग को आइडेंटिफाई करते हैं, उन पे फोकस करा। जब वो फोकस करा तो फिर जब मैंने रीड करा तो रियलाइजेशन आई कि ये सारे जो स्वर में म्यूजिक थेरेपी थी, ये तो तानसेन के जमाने से थी। क्योंकि जब हम तानसेन में राग तोड़ी की बात करते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ है। हमको सब पता है कि उन्होंने गाया बारिश हो गई, मियां मल्हार राग आ गया। हमको पता है कि उन्होंने इतना अच्छा गायकी करी कि राग दीपक में एक दीप प्रज्वलित हो गया। पर हमें ये भी पता है कि राग तोड़ी था, और तोड़ी का मतलब किसी चीज को तोड़ना। और तोड़ना क्या, उन्होंने तो गाया ना, उन्होंने तो कोई आपको दवा थेरेपी नहीं दी। उसमें ये था कि अगर राग तोड़ी है तो जो स्टोन्स हैं, पर्टिकुलरली गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स हैं, उसकी डिसोल्यूशन यानी पिघलना शुरू होता है। बट सवाल ये कि क्या हम उसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि नहीं। आज की थेरेपीज के पर्सपेक्टिव से जब हम म्यूजिक थेरेपी को देखते हैं तो ये सारी बातें किताबों में साइंस में ऑथेंटिकेट करके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं लिखी हुई। अभी बात हो रही थी ना कि कहाँ रिसर्च करी है, किधर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, उसकी क्या ग्रेड्स एंड क्लासिफिकेशन। मैं भी प्योर साइंटिफिक बेसिस क्यों, मैं भी रिसर्चर हूँ, मुझे भी पता है कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, पर कहाँ पे प्रूव हो गया। आप भी जानते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे आपने वीडियोस देखे होंगे कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बहुत ओल्ड हैं, बिल्कुल फ्रेल हैं, बीमार हैं, पर जब उन्होंने अपने मन का गाना सुना तो उनके अंदर एक जोशे जुनून आ गया और वो खड़े हो गए और सीधा टेढ़ा वो नाचे, खुश हुए। राइट, देखे ही होंगे ऐसे वीडियोस, यस नो, है ना। ये एक कमर्शियल एस्पेक्ट है जो आपको और मेरे को दिखाया गया कि म्यूजिक है तो क्या हुआ, ताल थी, मजा आया, हम डांस कर लिए। बट उसका दूसरा एस्पेक्ट देखिए, म्यूजिक थेरेपी मेन स्ट्रीम ट्रॉमा मैनेजमेंट में यूज होता है, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा मैनेजमेंट। जो यहाँ पे अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है और साइकोथेरेपी करता है, हिप्नोथेरेपी करता है, वो इस बात को अग्री करेगा कि जो जैसे सोल्जर्स हैं, सोल्जर गए, जैसे वियतनाम की वॉर हुई, अफगानिस्तान की वॉर हुई, तो उन कितना पीएसटीटी, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक सिंड्रोम, वो लेकर आए। उनकी जो शरीर की हालत हुई वो तो अलग, बट वो स्ट्रेस और ट्रॉमा से निकलने के म्यूजिक थेरेपी मेन स्ट्रीम थी। अब जब हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जो आज पीपल विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आई है ना, जनरल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी, उसके सिवा एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी है। पीडब्ल्यूडी मतलब डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी केवल साइट यानी आंख की नहीं दिखना या नहीं सुनाई देना या अंग ना होने के अंदर तो नहीं इंक्लूडेड, उसके अंदर इंक्लूडेड है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स भी, जो कि मेंटल नहीं है। दे आर नॉट मेंटली लो इन IQ, they are intellectually poorer in terms of comprehension, speaking skills, learning skills, comprehending and sequencing and processing skills, जिसका तारे ज़मीं पर ने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी डिसलेक्सिया के टर्मिनोलॉजी से। डिसलेक्सिया आज ऑब्सोलीट टर्म है,
टर्म है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, पर उसके अंदर बहुत सारे, किसी से ग्राफ नहीं इंटरप्रेट होता डिस्ग्राफिया, किसी से कैलकुलेशन नहीं होती डिसकैलकुलिया, किसी को शब्द उल्टे पुल्टे नजर आते हैं, कोई बोलने में इश्यूज करता है। तो ये जो मेमोरी प्रोसेसिंग रीडिंग जो भी है, उसमें मेन स्ट्रीम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में म्यूजिक थेरेपी सामने आई कि जब हम ये सब यूज करते हैं तो उनकी कॉग्निशन बढ़ती है। एक और बीमारी बताती हूँ, पार्किंसोनिज्म, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम? वो तार हिला रहे हैं जिसमें यादें थी और उसको सामने पेश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हूं, गर्भ संस्कार की। गर्भ संस्कार में हम क्या बोलते हैं? हम यही कहते हैं ना कि आप गर्भवती हैं, आप गर्भ धारण करने वाली स्त्री को खुश रखें, अच्छा एनवायरनमेंट दें। तो जब हम लोग ज्यादा सोशली इवॉल्व हो गए तो उस एनवायरनमेंट में वो लिसन टू गुड म्यूजिक, लिसन टू द राइट म्यूजिक। तो लोगों ने क्या करना शुरू करा? म्यूजिक लगाया और प्रेग्नेंट लेडीज को सुनाया। यहां तक सवाल आने लगे कि वो जो स्पीकर से कान पे लगाऊं कि अपने पेट पे लगा लो, बच्चा ज्यादा अच्छे से सुनेगा। आप देखेंगे इसके कार्टून्स। पर चलिए, जहां भी सुनो, पर हकीकत ये है कि वो जो म्यूजिक है जो वो सुन रही है, उसके फैक्ट्स जानना चाहेंगे आप? बच्चा मेल वॉइस की बजाय फीमेल वॉइस को प्रेफर करता है। बच्चा इन जो सॉन्ग्स विद वर्ड्स है उसकी बजाय सिर्फ ट्यून को प्रेफर करता है। ट्यून में भी इंस्ट्रूमेंटल को प्रेफर करता है ओवर अ सॉन्ग, अ वॉइस दैट यू आर सिंगिंग। उसमें भी अगर आप इंस्ट्रूमेंटल, फीमेल वॉइस एंड अ सॉन्ग विदाउट वर्ड्स, इनकी प्रेफरेंस है। जब हम कहते हैं ना कि जो उसने गाना सुना था वो उसको रिलेट करता है, कब तक रिलेट करता है? बर्थ के बाद 4 मंथ्स तक। 4 मंथ्स तक ये देखा गया कि वो जो बच्चा है, वो बच्चा उस साउंड को रिलेट करता है और वो आराम से सो जाता है या उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो आज हमारे सामने है। प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ, करेक्ट? बच्चे को नर्सरी में ले गए। नर्सरी में शायद उस बच्चे को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो उतने गाने सुन पाता या वो बातें सुन पाता। बट नर्सरी के अंदर 2-3 आवाजें उस बच्चे को सुनाई जाती हैं। तो सोचिए, जो 26 हफ्ते का, 30 हफ्ते का बच्चा पैदा हुआ है। मैं कोई 35-36 हफ्ते के बच्चे की बात नहीं कर रही, मैं इतने प्रीमेच्योर बच्चों की बात कर रही हूँ। उस बच्चे के लिए या किसी भी और बच्चे के लिए पहला म्यूजिक क्या है? सोचिए, मैं गेस करिए, मेरे को आंसर देने की कोशिश करिए। जो बच्चा माँ के गर्भ में, उसके लिए पहला म्यूजिक क्या है? एनी गेसेस? हाँ जी, बॉवल साउंड्स, हार्ट बीट और क्राइंग। किसकी क्राइंग? वो तो अंदर है बच्चा। तो आपने सही 2-3 पॉइंट्स पकड़े। सबसे पहले है यूट्राइन सूफल, वो जो फुस फुस फुस, जो उसकी यूट्राइन आर्टरी, क्योंकि यूट्रस में है, यूट्रस को ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी से हो रही है, वो सबसे पहला म्यूजिक है। मदर के हार्ट के रेट, हार्ट के बीट की आवाज तो बहुत दूर हो गई ना उस पर्सपेक्टिव से। बट यू आर राइट, हाँ, वो यूट्राइन सूफल की तालमेल तो मदर की हार्ट रेट से ही है। जिस स्पीड से हार्ट करेगा उसी स्पीड से वो करेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम कि बॉवल साउंड्स है, वो उसको भी आवाज आती होगी, पर उससे भी ज्यादा आपको पता है यूट्राइन सूफल आती है, हार्ट रेट आती है, बॉवल साउंड्स आती है। पर वो एक पानी में घूम रहा है ना, वो पानी में वो लोटपोट करता है ना, वो एमनियोटिक फ्लूइड है। वो एमनियोटिक फ्लूइड उसका ओशन है, उसका स्विमिंग पूल है, उसके अंदर वो खुद घूमता है, उसके अंदर उसे खुद सुनाई देता है। तो मेडिसिन ने कैसे यूज करा उस बात को? डिवाइसेस बनाए, डिवाइस जिसके अंदर एग्जैक्टली वो एमनियोटिक फ्लूइड की समुंदर जैसी आवाजें प्रोड्यूस होती हैं, वो उस प्रीमेच्योर बेबी के साथ रखी जाती है ताकि उसको लगे मैं अंदर ही हूं। अब इससे प्रूव क्या हुआ? हमारे गोल क्या होते हैं? जब एक बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो हमारे गोल क्या होते हैं? नर्सरी से जल्दी बाहर आए, करेक्ट? नर्सरी से बाहर आने के लिए वो 2 चीजें तो जरूरी है ना। सबसे पहले कि उसका बर्थ वेट उतना तो हो कि वो बाहर आ सके। सबकी कोशिश कम से कम 2 किलो बर्थ वेट हो
तभी वो बाहर हैंड ओवर किया जाता है। उस बर्थ वेट के लिए उसको कुछ खाना पीना होगा, खाने पीने के लिए आईवी ड्रिप्स तो है ही है जो न्यूट्रिशन उनको मिल ही रहा है, उसको सकल भी करना है, उसको मदर से फीड लेनी है। इतना प्रीमेच्योर बच्चा तो मुंह में दूध डालने पे भी अंदर नहीं ले पाता। सकल करना, मदर के फीड लेना या मदर एक्सप्रेस करके बच्चे के मुंह में हम पलादी से चम्मच से डाल रहे हैं, वो सब तो सेकेंडरी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट उस प्रीमेच्योर बच्चे की जो बाहर निकला है सेटल हो, वो आराम, वो सुकून, वो एनवायरमेंट तो उसको सूडो क्रिएट करके दिया जा रहा है उन्हीं आवाजों का जिसमें वो नर्सरी में है। तो जब उसकी हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी, अगर मैं आपको दौड़ाऊं यहां से वहां तक और आप दौड़ रहे हैं तो आपकी हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है ना। अब उसके बीच में मैं कहूं कि ये रहा एक बनाना शेक तुम पी लो, कहीं यार सांस तो आने दो फिर पियो ना, करेक्ट? वो बच्चे के साथ भी ये हो रहा है कि उसकी हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट हाई है, उसको वो सुकून का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जिससे वो थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है। तो अगर उसको मुंह से कोई फीड लेनी है तो उसके लिए थोड़ी स्टेबलाइजेशन आ रही है। ये सब इवॉल्विंग साइंसेस हैं, पर एक्चुअली ये इवॉल्व्ड साइंसेस थी जो हम भूल गए, जिनको अब हम वापस स्टडी कर रहे हैं और इवॉल्विंग साइंसेस में जोड़ रहे हैं। इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मेरे तक ऐसे आया कि गायनी पढ़ी, डिलीवरी करी, म्यूजिक थेरेपी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, फिर सुरों का ज्ञान समझा। फिर एक चीज और मेरे बहुत स्ट्राइक करी, गांधी जी एक गाना गाते थे ना, वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए जी पीर पर आई जाने में। इतना रैम्पेंट वो गाना हुआ। क्या वो अपने शब्दों की वजह से हुआ? सिर्फ शब्द तो प्रधान नहीं होते। हम जानते हैं जब हम जगजीत सिंह की गायकी सुनते हैं तो वो शब्द प्रधान गजलें लेते थे, सुर प्रधान नहीं लेते थे। अब हम यही चीज सुरेश वाडकर जी को देखें तो वो सुर प्रधान करते हैं, शब्द उनके उतने प्रधान नहीं होते। तो केवल शब्द का मैटर नहीं था, ये उस गाने में बना, उस राग में बनाया गया जो खमाज का राग था, जिसके अंदर आप होपलेसनेस से होपफुलनेस की तरफ जाते हैं। बनाने वाले की कारीगरी थी, वही सुर थे, और आज ये प्रूव हुआ कि ये उसमें था। अब आप देखिए, जैसे कि राग भैरव है, भैरवी है, ठीक है। अब जैसे भैरवी है, उसके सारे सुर नीचे की तरफ होते हैं, इट्स पा से नीचे होते हैं। तो उससे क्या हमें मिल रहा है? हमको मिल रहा है रिलैक्सिंग इफेक्ट। और जब हम लोग अब वंदे मातरम राग बेस में है, जब भी आप वंदे मातरम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक जोश आ जाता है। तो उसमें जितने गाने बने हैं उसमें जोश आ जाता है। तो ये अगर स्टडी किया जाए कि बीट, रिदम, साउंड, एनवायरमेंट, mental health conditioning, and respect for all formats of practitioners and methods of practice around us is truly being holistic. Back home as a female, I urge to everybody that one of the most predominant things in holistic health is not to have violence, and one amongst them is domestic violence. And I say that as a female, one of the most contributory things you can do is to teach your daughter that this is violence and we are not going to tolerate. But more than that, to sensitize your son. ये नहीं करना है. With that, thank you.